मध्यकालीन मैथिली की विशेषता। जब मैथिली भाषा का कालिक विभाजन हम लोग ने पढ़े तो देखे कि कालिक विभाजन पर किस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत देते हैं। और मैथिली की जो विभाजन है वो प्राचीन काल, मध्यकाल और फिर आधुनिक काल, इसमें से इस विभाजन में अपनी अलग अलग विशेषता रखते हैं। इस काल की अपनी अलग अलग रचना होती है और जिसका प्रभाव अलग अलग होता है। और किस तरह से वर्तमान के मैथिली भाषाओं के रूप आने से पहले अपने विकास क्रम में ये कितने तरह के ध्वनि स्तर पर, व्याकरण स्तर पर अलग अलग परिवर्तन दिखाए हैं। इसीलिए हम इसे तोड़ कर पढ़ते हैं कि मध्यकालीन मैथिली की विशेषता की ये मैथिली के कालिक विभाजन के ही एक पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्राचीन मैथिली की विशेषता क्या है और इसमें पढ़ेंगे मध्यकालीन मैथिली की विशेषता क्या है। मैथिलीक मध्यकाल प्रायः 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी बीच मानबाक सबसँ पैघ कारण नाटकक विकासक संग संग विद्यापति कृष्ण काव्य प्रभाव सँ। अब मैथिली की काल जो हमने प्राचीन काल पढ़ा कि 800 से 1200 ईस्वी तक पंडित गोविंद झा के रचना परिशीलन और मैथिली भाषा विकास के किताब अनुसार 800 से 1200 ईस्वी थे, लेकिन मध्यकाल में फिर वही थोड़ा सा आगे पीछे डेट हो रहा है क्योंकि और भी विद्वान अपना अलग अलग तर्क देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 1600 ईस्वी से 1800 बीच मानवा को ही मध्यकाल, मध्य मैथिली का काल क्यों कहा गया, इसके पीछे तर्क है कि इस काल में नाटकक विकास संग संग, नाटकक विकास कौन सा, असम में अंकिया नाटक और नेपाल में नेवारी नाटक और विद्यापति कृष्ण काव्य प्रभाव, ये जो 1600-1800 ईस्वी के काल था ये चैतन्य महाप्रभु के काल है। चैतन्य महाप्रभु जो 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 कृष्ण के सेवक थे, कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण को उन्होंने मंत्र बनाए थे और इसी से कृष्ण को गौड़ संप्रदाय को जन्म स्थापित किए थे। असम में जो द्वीप है माजुली द्वीप पर, असम के माजुली द्वीप पर ये इन्होंने गौड़ संप्रदाय का धर्म की स्थापना किए थे। तो लेकिन अंग्रेज, इस समय अंग्रेज का काल था और अंग्रेज के काल के कारण इन्हें लगा कि, और जिस तरह से अभी दिल्ली राजधानी थी वैसे ही औद्योगिक क्षेत्र से, धन की क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से, दृष्टिकोण से बंगाल जो एक विकसित देश था, तो असम के माजुली द्वीप से वो भारत में तब तक उस गौड़ संप्रदाय की स्वीकार्यता नहीं मिलती जब तक वो भारत के मुख्य भूमि पर आकर के अपने धर्म की प्रचार प्रसार नहीं करते। तो इन्होंने इसलिए सबसे पहले जब असम से आकर के भारत की तरफ, भारत के पूर्व के पश्चिम की तरफ आना शुरू किए तो बंगाल मिले, और बंगाल में धर्म की स्वीकार्यता जरूरी थी क्योंकि बंगाल ही सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र थे अंग्रेज के समय में। तो विद्यापति की कृष्ण काव्य प्रभाव को ही, जिन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम पर लिखते हैं, जो हम लोग विद्यापति गीतावली में पढ़ेंगे, राधा कृष्ण की प्रेम को उन्होंने भक्ति भाव में विद्यापति की रचना को गाने लगे और सब कीर्तन में गाने लगे विद्यापति की रचना को। इसलिए इस काल की रचना, मध्यकाल की, असम में चैतन्य महाप्रभु के कीर्तनिया में जो उपयोग होने वाले पोएट है, कविता है, इन सब में मैथिली भाषाओं का खूब प्रचार प्रसार हुआ। अब विद्यापति कृष्ण काव्य प्रभाव से बंगाल, असम आ उड़िया में मैथिली उपभाषा ब्रजबोली के विकास से, अब मैथिली का ही उपभाषा ब्रजबोली को कहा गया, जो विकास उल्लेखनीय अछि जे मिथिलाक कीर्तनिया नाटक, नेपाल में रचित नेवारी नाटक आ असम रचित अंकिया नाटक त्रैभाषिक स्वरूपक कारण। अब त्रैभाषिक स्वरूप अर्थात नेपाल में स्थानीय स्तर का कुछ था और मैथिली में विद्यापति के प्रभाव से उसका अलग हुआ, अलग से जो एक नवीन भाषाओं का मिक्सअप लैंग्वेज संक्रमण काल हुआ। वैसे ही असम में और मिथिला क्षेत्र में नेवारी नाटक, नेपाल में नेपाली नेवारी नाटक और मिथिला में कीर्तनिया नाटक, तो इसलिए इसे त्रैभाषिक स्वरूप, तीन भाषाओं का स्वरूप कहा गया। साहित्य में अपभ्रंश आ संस्कृतक उपस्थिति कतौ न कतौ मैथिली भाषा संक्रमण आ संघर्ष के प्रमाणित करत अछि। स्वाभाविक रूप से भारतीय आर्य भाषाओं, जब आर्य लोग ईरान से आए हिंदू कुश पर्वत पार करके, तो यहाँ पर
संस्कृत थे, वैदिक संस्कृत थे, लौकिक संस्कृत थे, मुख्य भाषा संस्कृत थे, फिर उससे प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का जन्म हुआ, और अपभ्रंश से फिर अवहट, और अवहट से जनभाषा मैथिली तरफ, और फिर मैथिली के बाद उपभाषा मैथिली शब्द देखने को मिलता है। तो ये संक्रमण काल संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी कहा गया, तो संस्कृत से ही निकला हुआ भारत की संपूर्ण भाषा है। इन सब का प्रभाव कुछ न कुछ अभी भी वर्तमान में मध्यकालीन मैथिली में देखने को मिल रहा था। तो इससे लग रहा है कि भाषा अभी भी अपनी स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष कर ही रहा है, स्वतंत्र अस्तित्व में आ ही रहा है, इसीलिए इसे संक्रमण काल और संघर्ष को प्रमाणित करते एहि परिप्रेक्ष्य के ध्यान में रखैत मध्यकालीन मैथिली किछु समान विशेषता के रेखांकित किया जा सके। अब हम लोग को ये इंट्रोडक्शन के बाद इसकी विशेषता को पढ़ना है कि विशेषता क्या। प्राचीन मैथिली अपेक्षा मध्यकालीन मैथिली में व्याकरणक दृष्टिकोण से नियमितता अयबाक प्रवृत्ति बढ़ल। अब प्राचीन मैथिली हमने पढ़े कि किस तरह से जन भाषाओं को विद्वत जन अपनाते जाते हैं और व्याकरण की उसमें कठिनता से नियम लागू कर देते हैं, क्योंकि आमजन की भाषाओं को इसलिए अपनाते हैं ताकि विद्वत जन की रचना को आमजन में लोकप्रियता हासिल हो सके, उसे लोग आसानी से पढ़ सके, समझ सके। तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से नियमितता एवं अर्थात विद्वत जन मध्यकाल तक मैथिली भाषाओं को अपनाने के लिए अपनाना शुरू कर दिए थे, इसलिए व्याकरण की नियमितता आता चला गया, प्रवृत्ति बढ़ल। यद्यपि अपभ्रंशक प्रभाव एखनो छल, मुदा मूल मैथिली पाठ में अपभ्रंश लगभग समाप्त हो गए चल। अब अपभ्रंश की प्रभाव प्राचीन काल में भी था, मध्यकाल तक आया, लेकिन नवीन काल तक आते आते मैथिली अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत प्रभाव मध्यकाल में देखने को मिल रहा। संबंध कारक विभक्ति एरी समाप्त भ गेल आ एकरा स्थान पर कवक प्रयोग होमे लागल। अब ये एक एग्जाम्पल हो गया कि संबंध कारक में एरी समाप्त हो गया और उसके स्थान पर क का प्रयोग होने लगा। भूतकालिक क्रियापद अर्थात पास्ट टेंस में धातु प्लस उवक स्थान पर धातु प्लस लवक प्रयोग होमो लागल, जेना भौ सँ भेल। धातु प्लस उवक स्थान पर धातु प्लस लवक प्रयोग, जेना भौ, भौ मतलब प्रेजेंट टेंस और भेल मतलब पास्ट टेंस, जो बीते हुए जो कुछ काम खत्म हो गया बीते हुए समय में, उससे भेल भेल उसका संबोधित करते हैं, तो ये पास्ट टेंस को। सर्वनामक संबंध कारक आ अन्य विशेषण सब में संज्ञाक अनुसार रूप परिवर्तनक परिपाटी समाप्त हो गई। अब सर्वनामक संबंध कारक अन्य विशेषण सब में संज्ञाक अर्थात नाउन अनुसार उसकी परिवर्तन परिपाटी समाप्त हो गया। स्वाभाविक है, जितना हम अभी वर्तमान में आते जाएंगे प्राचीन से, उतना सरलता आता जाएगा। प्राचीन मैथिली में हमरे वचन, मध्यकालीन मैथिली में हमर वचन, प्राचीन मैथिली में बड़े मनोरथे और मध्यकालीन मैथिली में बड़ मनोरथ। उत्तम पुरुष सर्वनाम मय मध्यकालीन मैथिली में पूर्णतः समाप्त हो गेल, एकरा स्थान पर हम चलि पड़ल। उत्तम पुरुष सर्वनाम अर्थात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन और प्रोनाउन में मध्यकालीन मैथिली पूर्णतः समाप्त हो गए, एकरा स्थान पर मय का स्थान पर हम चलि पड़ल। कारक विभक्ति जे प्राचीन मैथिली में आंशिक रूप से प्रयोग होते नजर आयल, से मध्यकालीन मैथिली में यदा कदा करण में ए छोड़ कर पूर्णतः उठ गए। हमने प्राचीन मैथिली में पढ़े थे किस तरह से सै ये सब का उपयोग प्राचीन मैथिली में हो रहे थे, लेकिन मध्यकाल में यह एक से करण में ए छोड़ कर और बाकी सब खत्म हो गया, सरलता की तरफ सरलता होता जा रहा। आपूर्ति लेल विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय आ संज्ञाक प्रयोग परसर्गक रूप में खूब चल पड़ल, जेना प्राचीन मैथिली में आंगने, मध्यकालीन में आंगन माज, इसमें परसर्ग क्या लगा दिया, मांझ लगा दिया। प्राचीन मैथिली में माथे और मध्यकालीन मैथिली में क्या, माथ ऊपर, तो ये परसर्ग हो गया ऊपर। बहुपदीय क्रियाक प्रयोग प्रचुरता से होमे लागल, जेना प्राचीन मैथिली में देखियो और मध्यकालीन मैथिली में देखै छी। वाक्य में सहायक क्रियाक प्रयोग बड़ कम होमे लागल, जेना मध्यकालीन मैथिली में बड़ उत्तम स्थान और आधुनिक मैथिली में बड़ उत्तम स्थान अछि। तो वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग कम हो गया, बड़ उत्तम स्थान और यहाँ पर अच्छ लग गए सहायक क्रिया, तो आधुनिक मैथिली में बड़ प्रयोग होने लगा। हमने बेसिकली यही देखा कि
जो प्राचीन काल की मुख्य विशेषता है भाषाओं की, जो विद्यापति की रचना के कारण बंगाल में ब्रजबोली, नाटक में नेवाड़ी, अंकिया, मैथिली मिथिला का नाटक कीर्तनिया, इन सब के में जो मैथिली भाषा का तत्व मिलता है, यही मध्यकालीन मैथिली के प्रतिनिधित्व भाषा है। और इन्हीं के कारण मैथिली भाषाओं की जो हम स्वाभाविक है, जितना हम आधुनिक की तरफ आते जाएंगे उतना ही प्राचीन से सरलता देखने को मिलता है। तो वही व्याकरणिक संबंधित, तत्संबंधित, विभक्ति कारक संबंधित हमने उस विशेषताओं को पढ़ा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।